हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहली चीज मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये क्या होती है। अच्छा जी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसके जरिए किसी भी चीज का हम लोग जो है वो एआर या एमआर फाइंड आउट करते हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी अबंडेंस क्या क्या होती है, यानी नेचर में उनकी कितनी परसेंटेज जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में फाइंड आउट करती है। तीसरी चीज परसेंटेज कंपोजिशन, यानी अगर कोई एक कंपाउंड है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट, उसकी क्या क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, उसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। और आखिरी चीज, किसी भी चीज का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इसको कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री is used to find out, number one, AR or MR of a substance। ठीक है जी। दूसरी चीज, आइसोटोपिक masses and their abundance। आइसोटोपिक masses and their abundance का मतलब कि कितने टोटल आइसोटोप्स आपके प्रेजेंट हैं और उनकी नेचर में कितनी कितनी परसेंटेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। यानी मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 35 वाला और एक 37 वाला। और नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो 75% होती है और नेचर में इसकी एग्जिस्टेंस जो है दैट इज 25%। तो ये इस परसेंटेज से जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो इनकी अबंडेंस है ये हमें कहाँ से पता चली है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। और इनका जो मास है 35 और 37, ये हमें कहाँ से पता चला है, ये भी हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो है वो पता चला। डिड यू गेट इट? नेक्स्ट हम शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तीसरी चीज, mass spectrometry जो है is used to find out the percentage by mass or percentage composition। ठीक है जी। और फोर्थ चीज जो है दैट इज इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में जो है ये हमारी हेल्प करती है। तो ये चार चीजें जो हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहला जो है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। दूसरा आइसोटोपिक मास और उनकी अबंडेंस क्या है, और परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी। अब हम लोग तफसील से इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग जो है वो कैसी होती है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, that how the mass spectrometer it is going to work, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या तरीका होता है। तो सबसे पहली चीज, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके तीन जो है वो कॉलम्स होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। ठीक है जी। ये इसका पहला कॉलम है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन
चेंबर। ठीक है जी, ये इसका पहला हिस्सा होता है। इसका दूसरा हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग चैम्बर। ठीक है जी। और उसके बाद इसका तीसरा हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक चैम्बर। ठीक है जी। अब ये जो पहला हिस्सा होता है जिसको आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर जो है ये इस तरीके से एक हीटर लगा होता है बेटा। दिस इज द हीटर। ये हीटर और ये जो आयोनाइजेशन चेंबर है इसके बीच में एक बहुत ही बारीक सा जो है वो सुराख होता है, जिसको हम लोग फाइन नोजल का नाम देते हैं। ये नोजल है, एक सुराख है, जिसके जरिए चीजें इसमें एंटर तो हो सकती हैं, वापस भी जा सकती हैं। ठीक है। और ये आयोनाइजेशन चेंबर के अंदर ही आपकी एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। ये इलेक्ट्रॉन गन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन जो है ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है? आप लोगों ने फिजिक्स में रूल पढ़ा होगा कि अगर एक बहुत ही थिन वायर और एक लेंथी वायर, यानी बहुत ही बारीक और बहुत ही लंबी वायर जो है उसमें से आप करंट पास करते हो, तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, वो हॉट हो जाती है और उसके अंदर जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं लाइक दैट। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है थर्मो आयनिक एमिशन भी कहते हैं, और ये चीज इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा करंट अप्लाई किया है और ये बहुत लेंथी वायर है जिसको आपने ये स्प्रिंग की तरह जो है वो शेप दी हुई है। डिड यू गेट इट? जी सर। अच्छा जी। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज कि जिस चीज को आपने एनालाइज करना है, उसका फॉर्मूला निकालना है, या उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, या उसका एआर या एमआर निकालना है। मसलन ये मार्कर है, ये मार्कर का आपने ये जो पार्ट है इसका आपने फॉर्मूला निकालना है। तो इसका एक छोटा सा पीस यहां से कट करके ये हीटर में डाल दो। ये सैंपल हमने हीटर में डाल दिया। अब हीटर का काम क्या होता है बच्चों, कि हीटर इसको इतना ज्यादा हीट अप करेगा कि अगर ये चीज सॉलिड है तो उसको लिक्विड, और लिक्विड को बाद में गैस, तो जब तक वो चीज वेपर्स फॉर्म में नहीं आती, गैसियस फॉर्म में नहीं आती, तब तक जो है ये हीटर उसको हीट करता चला जाता है। और उसके बाद वो जो हीटर है वो जब हीट करता है वेपर्स बन जाते हैं, तो वेपर्स यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उन वेपर्स को गैसियस फॉर्म में। यानी अगर आपके पास सैंपल जो है वो पानी था, वाटर था, तो वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होती है और उनके बॉन्ड्स होते हैं। तो वो वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल स्टीम का एंटर नहीं होगा, मिलियंस ऑफ स्टीम मॉलिक्यूल्स वुड एंटर अप। अब उन स्टीम के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो क्या होगा वो देखते चलते। ये सपोज करो कि ये आपका ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम मैं वाटर की बना रहा हूं। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो इसमें शेयर किए हुए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आप लोग यहाँ पे बना। ठीक है ठीक। तो ये आपका वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आयोनाइजेशन चेंबर के अंदर आएगा, तो व्हाट वुड हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन गन के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करवा के अपने साथ बाहर की तरफ ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा कि पूरे का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा इस तरह। ठीक है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं,
बल्कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल करवा के और बाहर निकाल के ले जाते हैं दोनों। तो ये बॉन्ड ही टूट जाता है, तो H के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। तो वाटर टूट जाएगा, H पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, और ये O और H है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और O के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो पूरा मॉलिक्यूल है वो टूट के उसके टुकड़े टुकड़े भी होके पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि ये एथानॉल है, CH3 CH2 और O और H। ठीक है जी। अब इसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं, इस पूरे के ऊपर भी चार्ज आ सकता है, तो पूरे के ऊपर चार्ज क्या आएगा, C2H5OH पॉजिटिव, ये पूरी चीज पे चार्ज आ गया। बाद में इसके टुकड़े करते जाओ, इसको तोड़ो, तो H के ऊपर पॉजिटिव और बाकी जो सारी चीज बची हुई है C2H5O के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, बाद में यहां से तोड़ के देख लो, तो OH के ऊपर पॉजिटिव और CH3 CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव। ये यहां से भी पूछ सकता है, तो CH3 पे पॉजिटिव और ये जो चीज बची है CH2OH इस पे पॉजिटिव। तो इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े होके उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो आयोनाइजेशन चेंबर होता है इसमें पॉजिटिव आयंस जो है वो आपके फॉर्म हो जाते हैं, लाइक दैट। यहां तक अब्दुल्ला क्लियर हो गया बेटा? जी सर। अच्छा जी, आयोनाइजेशन चेंबर के बाद अगला जो कॉलम आपका आता है, अगला जो चेंबर आता है उसको कहते हैं एक्सेलरेटिंग चेंबर। एक्सेलरेटिंग चेंबर में आपकी एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट करनी हुई है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, और इसमें बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, सुराख होते हैं जी। अब होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव आयन है इस नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो ये इस तरफ को मूव करते हैं, तो इनकी स्पीड बढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब स्पीड बढ़ती है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये एक्सेलरेटिंग चेंबर इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस आयोनाइजेशन चेंबर में बन गए थे उनको ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट अपनी तरफ खींचती है। अब इनमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है वो इनके बीच में ये जो सुराख हैं इसमें से गुजर के और मैग्नेटिक चेंबर में एंटर हो जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है जी। और कुछ जिनकी स्पीड स्लो है वो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट के साथ भी चिपक जाएंगे। ठीक है जी। तो वो पॉजिटिव चार्जेस इसके सुराखों में से गुजर के मैग्नेटिक चैम्बर में भी आ जाती है, और जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती वो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के साथ भी चिपक जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो जी गया? सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक लगाया होता है डिटेक्टर, दिस इज द डिटेक्टर, और यहाँ पे लगा होता है जी एक रिकॉर्डर, ये रिकॉर्डर है। अब ये जो मैग्नेटिक चेंबर है इसका जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज होती है। ये जो डॉट लगा होता है इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, और ये जो क्रॉस होता है इसका मतलब होता है इनटू द पेज। ठीक है जी। तो आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज, ये दो चीजें जो है वो यूज होती हैं। तो ये आपका जो है वो ये जो आपका मैग्नेटिक चैम्बर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है, बाहर की तरफ होती है। अब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है,
तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को इस तरह बना लें, ये देखें, यानी 90 डिग्री के एंगल पे, 90, ठीक है जी, ये भी 90, तो 90 डिग्री के एंगल पे बना लें। ये जो मिडल फिंगर है ये शो कर रही है करंट की डायरेक्शन को, ये इंडेक्स फिंगर शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो है ये फोर्स को शो कर रही है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं, राइट साइड पे, तो इस तरफ को पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो फोर्स किधर को लगती है, नीचे की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे की तरफ फ्लो करेंगे लाइक दैट, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इनका ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करता है कि ये कितने भारी हैं, कितना इनका मास है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना कम डिफ्लेक्ट होगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है, और जिसका मास कम है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे डिटेक्टर पे जब ये आके पॉजिटिव चार्जेस लगेंगे तो डिटेक्टर जो है उसको एक ग्राफ में जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। मैं ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है जी। उसमें यहाँ पे लिखा होता है अबंडेंस, और यहाँ पे लिखा होता है एम ओवर ई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करें कि ये वाला पॉजिटिव पॉइंट इधर आके लगा है, तो यहाँ पे ग्राफ बनना शुरू हो गया है, एक एक पॉजिटिव चार्ज और इधर लग गया है, तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। तो ये डिफरेंट जो है वो लेंथेस आपकी जो है ना बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारे आपके जो है वो पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये पीक्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बाद में इन पीक्स को हम लोग यूज करके किसी भी चीज का ए आर, एम आर, या इंपीरिकल फॉर्मूला, या परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी। यू गॉट इट? सर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जी, जो मैग्नेटिक चेंबर में है वो डिफ्लेक्ट कैसे होते हैं? वो डिफ्लेक्ट कैसे होते हैं? जी। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये इसमें से निकल रहे हैं वायर में से, कैसे निकलते हैं? ये बहुत ही थिन वायर होती है, पतली और लंबी वायर होती है, इसको तुमने स्प्रिंग की तरह लपेटा होता है, इसमें से जब करंट पास करते हैं ना तो रेजिस्टेंस की वजह से ये गर्म हो जाती है, हॉट होके, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो इसको थर्मो आयनिक एमिशन कहते हैं, और ये चीज इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, हीटर से जो भी चीज गैसियस फॉर्म में आएगी वो कुछ भी हो सकती है, यानी वो एथेनॉल भी हो सकता है, इस तरह की चीज, पानी भी हो सकता है। तो भाई ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गन के इलेक्ट्रॉन उस पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर ले जाते हैं उस पूरी चीज पे पॉजिटिव चार्ज, और उसके बॉन्ड्स को तोड़ के उनके टुकड़े टुकड़े करके फ्रैगमेंट्स बना देते हैं, उनपे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज ये आयोनाइजेशन चेंबर में बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ये इन वेपर्स के साथ टकराते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा के उनको पॉजिटिव आयंस में चेंज कर देते हैं। यानी तुम ये कहो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो भी मॉलिक्यूल तुम ऐड करोगे उस पूरे मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और उसके टुकड़े टुकड़े होके उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ सकता है। ठीक है बेटा?